एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, ये किस प्रकार से वर्क करती हैं, एटसेट्रा। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जिन्हें ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरे के पूरे ग्लोब में काम करती है। अब सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी एंड नेशनल। देखो, जो मल्टीनेशनल वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, मल्टी एंड नेशनल, जिसमें मल्टी शब्द का मतलब होता है मैनी, कई सारे, एंड नेशनल वर्ड का मतलब होता है कंट्री या नेशंस। मतलब ऐसी कंपनीज जो बहुत सारे नेशंस या कंट्रीज के अंदर काम करती हैं उनको बोला जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज। So a multinational company is a business organization that operates in more than one country. मतलब ये जो कंपनी है ना, ये केवल और केवल एक ही बिजनेस में काम नहीं करेगी, ये एक से ज्यादा देशों में काम करेगी। It has its head office in one country. इसका मतलब जो हेड ऑफिस होता है एक जिस कंट्री में होता है उसको होम कंट्री कहते हैं, और इसकी जो ब्रांचेस होती है, फैक्ट्रीज होती है, ऑफिसेस होती है, अदर कंट्रीज में होती है, जिनको होस्ट कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या हो गया? ऐसी कंपनीज, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक देश से ज्यादा देशों में काम करते हैं, तो उनको बोला जाता है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो, एप्पल की जो कंपनी है, एप्पल के बारे में आपने सुना होगा भाई, एप्पल फोन मिलते हैं, लैपटॉप्स मिलते हैं। तो इसका जो हेड ऑफिस है, मतलब एप्पल की जो मेन कंपनी है, जिसकी जो होम कंट्री है, वो है हेड ऑफिस इसका है यूएसए में। लेकिन ये जो सेल्स एंड मैन्युफैक्चर करती है वर्ल्ड वाइड, मतलब ऐसा नहीं है कि एप्पल के प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ यूएसए में मिलेंगे, ये इंडिया में भी सेल होते हैं एंड काफी सारी कंट्रीज में ये सेल होते हैं। तो एप्पल क्या है? एप्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी है। नेक्स्ट हमारी नेस्ले, जैसे कि नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में भी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैगी, चॉकलेट्स एंड बेबी प्रोडक्ट्स एंड कॉफी, इटीसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं नेस्ले के। लेकिन इसका हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड में, लेकिन ये 180 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेटेड है। फिर आते हैं कोका कोला, इसका हेड ऑफिस है यूएसए में, ये बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है। फिर आती है सोनी, जिसका हेड ऑफिस है जापान में, जो कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में सेल करती है। फिर है अपना टाटा ग्रुप, जिसका हेड ऑफिस है मुंबई इंडिया में, ये बहुत सारी कंट्रीज में सेल करती है। फिर आते हैं अपने इंडिया की इन्फोसिस, जिसका हेड ऑफिस है बेंगलुरु में इंडिया में, एंड ये भी बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है। तो ये होते हैं हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज के फीचर्स क्या क्या हैं। भाई, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो एक देश से ज्यादा दूसरे देशों में काम कर रही है, उसमें कौन कौन सी खास विशेषताएं होती है? सबसे पहली खास विशेषता इसकी यही है कि ये एक से ज्यादा देशों में, मतलब मल्टीपल कंट्रीज में, ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस एंड सेल करते हैं। दे हैव ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड मैन पावर। क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज होती है, इसलिए इनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को ये यूज करते हैं। द हेड ऑफिस कंट्रोल्स ग्लोबल ऑपरेशंस। इनका जो हेड ऑफिस होता है वो ही पूरे के पूरे ग्लोब में किस प्रकार से ऑपरेशंस होने हैं उन सबको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल एप्पल है, भाई एप्पल का जो हेड ऑफिस है वो है यूएसए में। अब एप्पल ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, ऐसा नहीं है वो सिर्फ यूएसए के लिए होगा, वो पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी उनकी कंपनीज है उन सब के लिए होगा। तो जो हेड ऑफिस ने क्या किया, पूरे के पूरे ग्लोबल में इनके जितने भी कंपनीज चल रहे हैं उन सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल किया। MNCs make use of latest technology to supply world class products. MNCs ट्राई करते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हो वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि इन्हें ऑफ कोर्स पूरी की पूरी दुनिया में इन्हें अपनी सर्विसेज देनी है। दे एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। MNCs ऑपरेट करती है ऑन अ ह्यूज स्केल विद लार्ज प्रोडक्शन एंड ग्लोबल मार्केटिंग। मतलब ये ग्लोबल मार्केटिंग का यूज करेंगी, लार्ज प्रोडक्शन का यूज करेंगी। अब बात करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज के मेरिट्स कौन कौन से हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज के फायदे क्या क्या है। ब्रिंग्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। अब जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज है ये अपने साथ एफडीआई लेके आती है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट। MNCs इन्वेस्ट ह्यूज कैपिटल इन द होस्ट कंट्री, हेल्पिंग इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो क्या होता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई एक कंपनी है XYZ कंपनी। अब XYZ कंपनी है यूएसए की। अब यूएसए की जो कंपनी है उसने डिसाइड किया कि हम इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे। अब वो सेल करता है, मान के चलते हैं वो लैपटॉप सेल करता है। तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया में अपने लैपटॉप सेल करेंगे, तो उन्होंने इंडिया में एक पूरी की पूरी अपनी ब्रांच लगा, अपनी पूरी की पूरी एक प्लांट एस्टेब्लिश वहां पर उन्होंने कर दी। अब जब वहां पर वो प्लांट लगाएंगे, वहां पर अपनी बिल्डिंग खड़े करेंगे, अपने वर्कर्स लगाएंगे, तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया में वो अपनी जो पैसा है वो इंडिया के अंदर लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा, जब बाहर की जो करेंसी है वो हमारे देश में आएगी, जो कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करेगी, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसके बहुत
सारे फायदे होते हैं जब एमएनसी हमारी कंपनी में, हमारे देश में काम कर रही है, ठीक है। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, जब उन्होंने हमारे देश में कंपनीज लगाई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की, ऑफिस सेटअप किए, सप्लाई चेन्स बनाई, एंड जो लोकल लोग होते हैं उनको जॉब्स मिलती है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर होती है। एमएनसीज ब्रिंग मॉडर्न मशीन्स, टूल्स एंड नो हाउ टू द होस्ट कंट्री। देखो क्या होता है, एप्पल जो कोई भी जो कंपनी है, XYZ कंपनी है, वो है यूएसए की। अब यूएसए की कंपनी इंडिया में काम कर रही है, तो वो मॉडर्न मशीन्स के साथ आई जो वहां पर यूज किए जाते हैं, मॉडर्न टूल्स के साथ आई, तो इससे जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे इंडिया में भी ट्रांसफर हुई। इम्प्रूव्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इनसे क्या होता है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो भी इम्प्रूव होते हैं। दे इंट्रोड्यूस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन प्रोडक्शन एंड सर्विस, इम्प्रूविंग local quality. Next, encourages local industries. They may buy raw materials and components from local suppliers. इससे क्या होगा, local industries को भी encouragement मिलेगा, भाई यहाँ पर कोई products बन रहे हैं MNCs के, तो जो local industries है वहां से वो raw materials को purchase करेंगी। Sophisticated technology है, multinational companies make use of latest technology to supply world class product. ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स कौन कौन से हैं, मतलब इसके नुकसान कौन कौन से हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के। प्रॉफिट आउटफ्लो होता है, भाई एमएनसी ने यहाँ पर कोई फायदा कमाया, मतलब XYZ कंपनी जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी, इनको फायदा हो गया, लेकिन ये फायदे को तो अपने पूरा की पूरा यूएसए ले जाएंगी, तो मतलब प्रॉफिट का आउटफ्लो हो गया। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, दे मे ओवर यूज द होस्ट कंट्रीज नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट। ये ओवर यूज कर सकती है होस्ट कंट्री के नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज का। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, एमएनसीज कैन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज इन देयर फेवर विच मे हार्म द पब्लिक इंटरेस्ट। अनएथिकल प्रैक्टिसेस ये फॉलो कर सकती है। कुछ केसेस में क्या होता है, एमएनसीज हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ पुअर वर्किंग कंडीशंस, एनवायरमेंटल हार्म, क्योंकि वो दूसरे देश की कंपनी है तो वो हमारे देश को और भी ज्यादा हार्मफुल कर सकती है। ये था पूरा की पूरा एमएनसीज के बारे में कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, उनके फायदे क्या क्या हैं, एंड उनकी मेरिट्स, उनके डीमेरिट्स, ये पूरी की पूरी बात की थी हमने मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है व्हेन टू और मोर फर्म्स जॉइन टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज, देन इट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। जब दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में मिलकर एक नई एंटरप्राइज बनाती है, देन इट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। एक कंपनी थी एबीसी कंपनी, एक कंपनी XYZ कंपनी, दोनों कंपनीज पहले अलग अलग थी लेकिन दोनों एक ही जैसा काम करती थी, दोनों आपस में मर्ज होकर उन्होंने एक न्यू कंपनी बना दी, तो उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जॉइंट वेंचर। The two firms contribute capital and participate in management of enterprise. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा आयरन स्टील कंपनी jointed hand with IPCOL, a government enterprise to promote IPITATA Sponge Iron Limited, तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ज्वाइन हो गई थी, जैसे कि यामाहा मोटर कंपनी थी ऑफ जापान, वो मिल गई टू फॉर्म बिरला यामाहा लिमिटेड, एंड मारुति कंपनी ऑफ इंडिया एंड सुजुकी कंपनी ऑफ जापान ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मारुति सुजुकी। जैसे कि मारुति कंपनी थी इंडिया की, सुजुकी कंपनी थी जापान की, दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बना दी मारुति सुजुकी कंपनी। तो ये क्या है, एक जॉइंट वेंचर है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इससे जो कंपटीशन है वो कम होगा। When two companies join together, it results in reducing the competition. Instead of wasting resources in competition, they will strengthen their organization. अब जो दो कंपनीज हैं, पहले दो कंपनीज आपस में ही कंपटीशन कर रही थी कि मेरा सामान ज्यादा बिकना चाहिए, मेरा ज्यादा बिकना चाहिए, लेकिन अब जब दोनों ही एक हो गई तो उनके बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं रहा, तो अब वो आराम से वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है। रिड्यूस रिस्क, हाई रिस्क इन्वॉल्व इन न्यू एंड इनोवेटिव वेंचर्स कैन बी रिड्यूस्ड व्हेन टू कंपनीज जॉइन टुगेदर टू शेयर द रिस्क। भाई एक अकेली कंपनी को बहुत ज्यादा रिस्क फेस करना पड़ रहा है, लेकिन जब उसके साथ एक और कंपनी मिली तो रिस्क शेयर करेंगे अब वो दोनों आपस में, जिससे एक कंपनी के लिए जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है लार्ज कैपिटल। इन जॉइंट वेंचर टू कंपनीज टुगेदर कंट्रीब्यूट कैपिटल, एज अ रिजल्ट लार्ज कैपिटल कैन बी अरेंज्ड विदाउट मच डिफिकल्टी। भाई लार्ज कैपिटल हो जाएगा जब दो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में मिलकर जॉइंट वेंचर बना रही है, तो उनकी जो कैपिटल है वो भी आपस में मिल रही है, तो इससे क्या हुआ, लार्ज कैपिटल बने। म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, जो जॉइंट वेंचर होता है, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विच डिफाइंस राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रॉफिट शेयरिंग। Combines strengths, each party brings something valuable, capital, technology, brand, market access, etc. Limited control होता है, since ownership just shared होती है, no single company has full control over decision. ऐसा नहीं है कि XYZ कंपनी थी और ABC कंपनी थी, ओनरशिप दोनों के द्वारा शेयर की जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कंपनी ही बहुत मेजर डिसीजंस ले लेगी, दोनों कंपनीज की उसमें कंसेंट जरूरी होंगी। बात करते हैं PPP के बारे में कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है और ये क्या होती है।
पीपीपी का मतलब होता है एक बिजनेस अरेंजमेंट वेयर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज कम टुगेदर टू डेवलप प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल एटसेट्रा। पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब हमने एक पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ा था, एक हमने प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ा था। पब्लिक सेक्टर जिसको गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। प्राइवेट मतलब जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो गई तो उसको बोलेंगे पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ये किस लिए बनी? ये बनी आपस में टू डेवलप प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। दे शेयर इन्वेस्टमेंट, रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉफिट। वो क्या करेंगे? वो आपस में इन्वेस्टमेंट को शेयर कर रहे हैं, रिस्क को शेयर कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट का भी इसमें रिस्क रहेगा, प्राइवेट कंपनी का भी, etc। फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो, गंगा एक्सप्रेसवे, मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल। तो जैसे जब ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, जैसे दिल्ली मेट्रो बनी थी या गंगा एक्सप्रेसवे बनी थी, तो इसमें क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर है मतलब जो गवर्नमेंट है, ये एक प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिला लेती है कि प्राइवेट कंपनी को पूरा के पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने दे दिया कि ये प्रोजेक्ट अब आपको पूरा करना है, और इनके साथ मिलकर इन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को किया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसके फीचर्स क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिक सेक्टर के बीच में एंड प्राइवेट पार्टी के बीच में, इन विच द प्राइवेट पार्टी प्रोवाइड्स अ पब्लिक सर्विस एंड बियर्स फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो इसमें क्या हुआ? प्राइवेट पार्टी है वो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एंड जो फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क है इन सबको भी वो बियर कर रही है। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होगा। पीपीपीज आर यूजुअली फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ऑफन लास्टिंग 20 to 30 years। एग्जांपल गिवन हाईवेज है, एयरपोर्ट्स हैं, etc। Shared risk and responsibility, both the government and private company share risk, cost and responsibility। दोनों जो कंपनीज होती है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी है, भाई कोई हादसा हो गया तो उसका जो रिस्क है वो दोनों के साथ बटेगा, कॉस्ट आएगी दोनों की, दोनों में वो बटेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की होगी। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए ज्यादा होती है विद एफिशिएंसी। इनका एम क्या होता है? टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स एंड यूजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट चाहती है कि एक जगह पे एक हॉस्पिटल बनाया जाए। अब हॉस्पिटल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिला लिया कि एक प्राइवेट कंपनी है, एबीसी कंपनी, वो उस हॉस्पिटल को बनाएगी। तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? अगर प्राइवेट कंपनी इस काम को कराती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट अलग तरीके से करेगी, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज में मोटिवेट ज्यादातर नहीं हो पाते क्योंकि उनकी फिक्स सैलरीज होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में बोनस दिया जाएगा, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो जब प्राइवेट कंपनी के साथ जब वो मिलकर काम करेगी तो काम एफिशिएंसी से होगा, जल्दी होगा, तो इसमें इसलिए वो हाथ मिला के वो आपस में वो काम करते हैं। इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, रेवेन्यू शेयर होगा। जो रेवेन्यू है पीपीपी का, ये शेयर्ड होगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट में हेल्प विद लैंड अप्रूवल्स, टैक्स बेनिफिट्स और इवन पार्शियल फंडिंग। अब भाई जो गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट भी करेगी, लैंड के साथ अप्रूवल्स उन्हें जल्दी मिलेंगे, टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, पार्शियल फंडिंग मिलेगी, etc। तो ये होती है हमारी पीपीपी।